हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपकी आगामी परीक्षा जो आरओ 2024 होने वाली है 11 फरवरी को, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो कि 17 मार्च को आयोजित है। इन दोनों के लिए हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए थे। घटना चक्र ई दृष्टि वार्षिकी मैगजीन जो आई थी येलो कलर की बुक में, और साथ ही साथ जो घटना सार अर्धवार्षिकी 2 वॉल्यूम में आई थी, इन सभी की हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से 12 लेक्चर कंप्लीट किए करंट अफेयर्स के, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो चैनल पर हमारे। और उसी पर बेस्ड, उन दोनों ही मैगजीन पर बेस्ड लगभग 650 प्लस एमसीक्यू सीरीज को शुरू किया गया है, जिसमें 250 प्लस एमसीक्यूज हो चुके हैं। और आज हम लोग 252 यानी कि 252 नंबर से हम शुरू करेंगे, जो आपका रिवीजन भी कराएगा और साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं उसका और बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पहले देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी भी, आपके पास समय की 1 से 2 दिन में, पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और करंट अफेयर्स की सारी वीडियो देख लीजिए, ताकि वहां से आप रिवीजन कर पाओगे इन सभी टॉपिक्स को। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में कि लेक्चर नंबर 3 जिस दिन पब्लिश हो जाएगा उसी दिन शाम में या अगले दिन आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और शाम में 9 बजे तक मैं इसे पब्लिश कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से इसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहां पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 252 से कि अग्नि बाण ये क्या है। दोस्तों, अग्नि बाण की अगर हम बात करेंगे तो ये एक रॉकेट है जो कि प्रक्षेपण वाहन यानी कि लॉन्च व्हीकल के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिनांक को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त, क्योंकि इसी दिन हमारा जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर यानी कि दक्षिणी बिंदु पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा, और जिस पॉइंट पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया था। तो 23 अगस्त को मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की बात की गई। और आगे देखते हैं, भारत के चंद्रयान मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करनी है। तो यहां पर आप देखोगे कि चंद्रयान फर्स्ट जहां पर लैंडिंग करता है उसको कहते हैं हम लोग जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 जहां पर लैंडिंग करेगा उसको हम कहेंगे तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 जहां पर लैंडिंग किया उसको हम कहेंगे शिव शक्ति पॉइंट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि तीनों ही पॉइंट आपके सही है, और इसलिए सभी तीनों ही युग्म सही सुमेलित किए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग 255 कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए सामान्य निर्वाचन में मतदाता जागरूकता एवं शिक्षा हेतु राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है। लेकिन आपने एक और व्यक्ति का नाम पढ़ा था, और मैंने हालांकि दोनों को ही पढ़ा था, राजकुमार राव। अगर उसके लिए पूछा जाएगा तो केवल इतना पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसको नेशनल आइकन घोषित किया गया, तो राजकुमार राव। लेकिन अगर पूछता है कि मतदाता जागरूकता और शिक्षा हेतु दोनों को इंक्लूड करके पूछ रहा है तो सचिन तेंदुलकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग 256 पे बात करेंगे कि भारत ने निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित बिजली का आयात करने का निर्णय लिया है। तो कौन कौन सी परियोजना है जहां से हम उत्पादित बिजली का आयात करेंगे, जैसे चुक्खा जल विद्युत परियोजना और तला जल विद्युत परियोजना। तो आप देखोगे कि ये दोनों ही जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है, तो भूटान में स्थित है, और ये भारत के वित्तीय सहयोग के द्वारा निर्मित की गई है। तो इसलिए यहां से भारत भी बिजली को आयात कर सकेगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट है, जो कि मैंने आपको डिटेल से बताया था वहां पे कि 5 प्रकार के लैग्रेंजियन पॉइंट है, लैग्रेंज बिंदु। तो आदित्य L1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया। तो ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। जबकि 14 जुलाई को किसे लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को। आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत जो होती है कोरोना के दूरस्थ अवलोकन और L1 पर सौर वायु के यथास्थित अवलोकन के लिए तैयार किया गया। यह भी सही है। यह इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, इसमें नासा का कोई योगदान नहीं है। आदित्य L1 पर 7 पेलोड हैं जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल क्रोमोस्फीयर कोरोना का आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो ये भी सही है। इसमें 7 बैंड यूज किए गए हैं, ठीक है, 7 जो है कि अलग अलग पेलोड यूज किए गए। तो 257 का केवल तीसरा वाला गलत है कि इसमें नासा इंक्लूडेड नहीं है। अगला प्रश्न आता है आपका 258 पर, यू विन की बारे में बात करेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। इस पोर्टल का प्रत्येक गर्भवती महिला, जन्म लेने वाली शिशु और इन्हें दिए गए टीकाकरण का विवरण दर्ज किया जा सकता है इसमें। या फिर अगर हम देखें कि पोर्टल पर पंजीकृत
महिला के मोबाइल फोन पर टीकाकरण के लिए संदेश भी संप्रेषित किया जाएगा। तो आप इसको देखोगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सभी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो यूविन पोर्टल एक तरीके से टीकाकरण अभियान है जो मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं और जो जन्म देने के बाद जो बच्चे होते हैं और गर्भवती महिला दोनों को ही टीकाकरण लगाया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत यूविन पोर्टल को अब लॉन्च किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं हम, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को अगस्त 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो भद्रवाह राजमा, सुलाई शहद, कश्मीरी केसर और काला जीरा। तो इसमें आप देखोगे पहला और दूसरा ही केवल सही है, क्योंकि कश्मीरी केसर को बहुत पहले ही जीआई टैग दिया जा चुका है हमारे, और काला जीरा यहां से संबंधित नहीं है। तो ये केवल दो ही आपके दिए गए हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है 260, समाचार की सुर्खियों में रहे इंद्रजाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इंद्रजाल क्या है दोस्तों? तो ये ऑटोनोमस वाइड एरिया काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रणाली है। क्या है ये? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट प्रणाली। इट मींस कि आप कह सकते हो ड्रोन की तरह ये काम करेगा। फिर अगला है आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? तो अभी मैंने बताया आपको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ये अभी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि राष्ट्रपति महोदय जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक टीम बनाई थी, यानी कमेटी बनाई थी, जो एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट देंगी। फिर आगे देखते भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से अनुच्छेद है जरा हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो यदि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो उपर्युक्त में से कितने अनुच्छेदों का हमें संशोधन करना पड़ेगा? तो आप देखोगे अनुच्छेद 83(2) में भी संशोधन होगा, अनुच्छेद 85(2)(b) में भी होगा, अनुच्छेद 172(1) में होगा, अनुच्छेद 174(2)(b) में होगा और अनुच्छेद 356 में। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जो है कि राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों के तो कार्यकाल कंप्लीट हो रहे होंगे 5 साल के, और कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, तो 356 का भी प्रयोग होगा। और ये दोनों राज्य विधानसभा से हैं और ये दोनों लोकसभा से। तो इस आधार पर आप देखोगे सभी 5 आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा संशोधन करने के लिए। तो ये आपने पॉइंट देखा। फिर आगे देखते हैं, G20 समूह के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस देश या देशों के समूह को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो अफ्रीकन यूनियन को अब शामिल कर लिया गया है, और जिसके अंतर्गत आपके टोटल 55 देश आते हैं। कितने देश आते हैं अब इसमें? 55 देश आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, जिसको हमने कहा था कि इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करेंगे तो ये हो गया। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात करेंगे, G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। तो इन तीनों और साथ ही साथ फोर्थ की बात करेंगे कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और वन फ्यूचर अलायंस उपयुक्त में से कितनी पहले G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी? तो आप यहां पर देखोगे कि सभी की सभी पांचों की पांच प्रस्तावित की गई। जब मैंने G20 शिखर सम्मेलन आपको पढ़ाया था डिटेल से, तो उसमें लिखा था कि GBA को भी इसमें लॉन्च किया गया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी लॉन्च किया गया, GBA का मतलब, और IMEC को भी लॉन्च किया गया था कॉरिडोर, जो कि वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव रोड जो चाइना का था, इसको काउंटर करने के लिए वन फ्यूचर अलायंस को भी शुरू किया गया। तो जितनी भी प्रमुख पहले थी ये सभी G20 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हार्मोनी ऑफ हार्वेस्ट थीम पर बनाई गई रंगोली निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो बात करेंगे किस पर केंद्रित। गहरी जड़ें जमा चुकी भारत की कृषि परंपराओं पर आधारित थी। ठीक है, तो ये इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन सही होगा आपका। अगला है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 का खिताब जीता, इस बारे में कौन सा कथन असत्य है? फाइनल मैच में उन्होंने रूसी नागरिक डेनियल मेदवेव को पराजित किया, यह बात सही है। फाइनल मैच के विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, यह बात गलत है, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं मिलते हैं। जोकोविच ने कुल मिलाकर 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, और जोकोविच ने पूर्व मार्गरेट कोर्ट ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते थे। ठीक है, इससे पहले मार्गरेट ने जो है कि जीते थे, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 19 वर्षीय अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 एकल महिला का खिताब जीता। फाइनल मैच में उन्होंने किसे पराजित किया था? तो अगर आप देखोगे ये जो कोको गॉफ ने यूएस ओपन जीता था महिला में, तो इन्होंने मुख्य रूप से आयना सबलांका को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो इंडोनेशिया की
शहर जकार्ता में, और जहां पे जोको विडोडो साहब ने जो है कि अध्यक्षता की थी। और मैंने बताया था कि इसी में आसियान की एक और समिट हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन। तो अगला कहां पे होगा? लाओस में होगा। ये सारे प्रश्न मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाए हैं आप सभी को, और जिसने बेहतर तरीके से उन क्लास को किया होगा वो इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आराम से दे पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाते समय एक्स्ट्रा जो फैक्ट होते हैं उनको भी कवर करते हुए चीजों को बताया था। आगे देखिए, समाचार की सुर्खियों में रहे ओडिशा, पिवडेन्नी और कोर्नोमोर्स्क, ये किस देश में स्थित है? तो ये जो 3 जगह हैं ये मुख्य रूप से आप देखोगे यूक्रेन में स्थित है। कहां पर है? यूक्रेन में। निम्नलिखित प्रतिष्ठित हस्तियों के नामों पर विचार कीजिए। तो ये प्रतिष्ठित हस्ती हो गई। तो जरा देखते हैं क्या क्या है प्रश्न, कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कितने व्यक्तियों को के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सहभागिता की गई? तो आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर के बारे में मैंने अभी बताया और राजकुमार राव के बारे में भी बताया, लेकिन यहां पर हमें इसमें उत्तर मिलेगा आपका क्या? केवल एक हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। क्योंकि अगर मैंने पंकज त्रिपाठी की बात करूं तो ये मैंने आपको बताया था कि यूपीआई जो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूपीआई लाइट है जो भी आरबीआई के गाइडलाइन पे, तो इसके लिए इन्हें क्या बनाया गया? यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला प्रश्न 272 की बात करेंगे कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। रेपो रेट और सांविधिक तरलता अनुपात, नकदी पारक्षित अनुपात, स्थायी जमा सुविधा और एमसीएलआर कौन सी मदें मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में मानी जाती है? तो चारों ही मानी जाती है दोस्तों। क्या? तो 5वें को आप हटा सकते हैं, एमसीएलआर। ठीक है, ये बैंक की रेट होती है जिस रेट पर बैंक जो है कि क्या करते हैं? लोन देते हैं आगे व्यक्तियों को। लेकिन ये सभी की सभी क्या होती है? आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली रेट होती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएफ, और ये आपका एमएसएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गई, एसएलआर हो गया, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। ये सारे के सारे जो है कि मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं। फिर अगला है कि तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर रहता है? रेपो रेट में अगर आप वृद्धि कर देते हो तो कहीं ना कहीं बैंकों को जो है कि लोन महंगा मिलता है, और इस वजह से बैंक लोन नहीं लेते और वो आगे व्यक्तियों को भी लोन नहीं दे पाते। तो ये बात तो सही है। नकदी प्रारक्षित अनुपात में कमी करना, इट मीन्स कि जो आपका सीआरआर होता है या एसएलआर होता है, अगर आप इसमें कमी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंकों की ताकत बढ़ेगी और बैंक पैसा ज्यादा लोगों को देंगे। तो इस ऑप्शन को कट कर दो। सांविधिक तरलता अनुपात में अगर आप वृद्धि कर रहे हो या सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार से खरीद रहे हो, अगर खुले बाजार से यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत आरबीआई ने क्या किया, अगर बैंकों से इसे खरीद लिया तो क्या हो गया? मान लो बैंकों से खरीदा तो बदले में क्या देगा? उन्हें रुपीस देगा, यानी कि मनी देगा। तो ये भी ऑप्शन आपको हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहला और थर्ड केवल यही ऑप्शन सही होंगे, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय कोषों की अभिरक्षा और रखरखाव किसके द्वारा किया था? आरबीआई के द्वारा किया था, क्योंकि यही जो है कि फॉरेन रिजर्व कोष के अभिरक्षक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में संसद द्वारा पारित जन विश्वास विधेयक 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक द्वारा 19 मंत्रालयों, 42 कानूनों और के 183 प्रावधानों को संशोधित किया गया। सर्वाधिक संशोधन भारतीय दंड संहिता में किए गए। लघु एवं अथवा प्रक्रियागत अपराधों पर सजा के प्रावधान समाप्त कर दिए गए। सजा के स्थान पे आर्थिक दंड के प्रावधान किए गए हैं। तो आप इसमें देखोगे कि 1, 2, 3, 4 चारों ही स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे क्या सजा ना देके इकोनॉमिक पेनल्टी लगाई जाएगी, और लगभग 19 मंत्रालयों के तहत 183 कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें अब चेंज की गई हैं। 276 प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई विवाद से विश्वास 2 योजना के संबंध किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर रहेगा सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी फर्मों, व्यक्तियों के बीच जो संविदात्मक विवाद होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित या एग्रीमेंट से संबंधित, इनसे निपटारा करने के लिए है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर विचार कीजिए। जैसे WHO की बात हो रही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हो गया, यूनिसेफ, अंकटाड। तो जरा विचार करके देखते क्या पूछा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से निकाय विश्व व्यापार संगठन के साथ कतिपय मामलों पर आपस में सहयोग करते हैं? तो कौन कौन से सहयोग करेंगे आपका? तो केवल चौथा स्टेटमेंट जो है, मतलब चौथा जो होगा केवल 4, इट मीन्स कि चौथा क्या होगा? अंकटाड होगा। तो ये केवल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है WTO के साथ कॉपरेट करता है, यानी कि मामलों में सहयोग करता है, अंकटाड करेगा। आगे देखते हैं, अगस्त 2023 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किए गए भारत NCAP का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसे जो लॉन्च किया गया, इसका कारों और मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों से संबंधित है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो NCAP है दोस्तों, ये NCAP मैंने आपको पढ़ाया भी है करंट अफेयर्स में, आपने ध्यान दिया होगा कि NCAP क्या है? नेशनल क्लीन एयर
प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि 2018 से लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, तो इसके तहत हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कारों और मोटर वाहनों के सुरक्षा मानक तय करेंगे, जिससे किसी प्रकार का जो प्रदूषण वगैरह वो कम किया जा सके। अगला देखते हैं, नई विदेश व्यापार नीति 2023 में निर्यात उत्कृष्टता के शहर के संदर्भ में शहरों पर विचार कीजिए कि कौन कौन से शहर को नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो यूपी के भी आपने 3 से 4 पढ़े होंगे, मैंने ये भी पढ़ाया था आपको। तो आप देखोगे कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फरीदाबाद, आपका हरियाणा का था। दूसरा आप मिर्जापुर पढ़ रहे थे, तीसरा आपने मुरादाबाद को पढ़ा था, और एक आपने वाराणसी पढ़ा था। तो यूपी से ये 3 शहर मैंने पढ़ाए थे और एक फरीदाबाद, क्योंकि 4 जो है कि एक्सीलेंस सेंटर के रूप में डेवलप किए जाएंगे, जो एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में रहेंगे। तो ये चीजें मैंने पढ़ाई थी, तो अगर पढ़ा होगा ढंग से तो याद रहेगा। आगे चलते हैं, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये मेडिसिन का मतलब हो गया चिकित्सा, ऐसे घुमा के पूछ लिया। चिकित्सा की बात करें तो कैटालिन कारिको और डू ब्रिस्बेन को दिया गया। फिर आगे, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान निपर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये हो जाएगा गांधीनगर, क्योंकि औषधि शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके सही हो जाएंगे रुई किसियांग झांग को दिया गया। फिर आगे देखते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका नाम क्या था दोस्तों, जिलैंडिया था। जिलैंडिया याद होगा आपको। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर के 132 देशों में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो ग्लोबल इनोवेशन में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 40वीं रैंकिंग थी। क्लियर है, आगे बढ़े। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है। तो वो कोई और नहीं, नेपाल की टीम रही। हालांकि उसके सामने बहुत कमजोर टीम थी, इसलिए उसने आराम से बना लिया, लेकिन फिर भी वर्ल्ड स्तर पे अगर आप देखोगे तो नेपाल ऐसी टीम बन गई जो केवल 120 गेंदों का ही तो मैच होता है T20, और इसमें 300 प्लस, जो कि वनडे में नहीं बनते हैं कभी कभी। किस देश के लेखक जॉन फासे को वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भी बताया था कि ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो ये आपके हैदराबाद में किया गया है, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन। चीन की BRI पहल के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश कहां पे लॉन्च की गई। तो वूश को जो लॉन्च किया गया ये इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई खेलों में 500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो भाई किसने जीता, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो ये हो जाएगा हिना सिंह, हिना सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह भी मैंने आपको लिखवाया है और पढ़ाया भी है करंट अफेयर्स में कि R21 मैट्रिक्स M जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, ये किस बीमारी के खिलाफ बनाई गई एक वैक्सीन है। तो मलेरिया से निपटने के लिए बनाई गई। ICC ने किसे पुरुष विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया, यानी कि ग्लोबल एम्बेसडर। तो ये कोई और नहीं, हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका IISc बेंगलुरु के द्वारा। ये एक एंजाइम रहेगा जो अपशिष्ट जल रहेगा उसमें छोड़ दिया जाएगा, तो जिससे उसका ये पाचन करके समाप्त कर देगा और जल को सुरक्षित कर देगा, पीने योग्य बना देगा। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान कर दिया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है अभी हाल ही में। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया। तो ये जो लॉन्च किया गया ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 295 पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ग्वालियर में किया गया। ये सारे वही प्रश्न हैं जो मैंने खुद आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के द्वारा करंट अफेयर्स मैगजीन की सीरीज में कवर कराया था। तो अगर अभी तक आप लोग उस सीरीज को नहीं देख पाए हो तो अभी भी आपके पास प्रॉपर 7 से 8 दिन है RO एग्जाम्स में, और अगर आप यूपी PCS की तैयारी करो तो आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप उसे 1 महीने में बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पूरा तैयार कर सकते हैं, और सारे प्रश्न वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 296 की बात करेंगे। तो यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किसे लॉन्च किया या किसने लॉन्च किया। इसको मैंने आपको बताया था एरियन के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है, एरियन के नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? तो 107 पदक जीते थे। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के नाम से इन्होंने शुरू किया। फिर किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को भी हाल ही में राज्य जलीय जीव घोषित किया? तो भाई अक्टूबर 2023 में मैंने पढ़ाया था आपको करंट अफेयर कि उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया, जहां पे बताया था गंगा डॉल्फिन की टोटल 7 प्रजातियां हैं, जिसमें से 6 प्रजातियां जीवित हैं, 5 एक जो है कि मर चुकी है, चाइना वाली जो विलुप्त हो चुकी है। तो ये सारी चीजें पढ़ा रखी है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुना दी? तो वो था आपका कतर। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास ब्रांड का क्या नाम है? तो उसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। क्या नाम है? कस्तूरी कॉटन भारत। आगे देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस पदार्थ की या किस धातु की पुष्टि की है? तो सल्फर की पुष्टि की है। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो वो जो भारतीय है वो डॉक्टर रवि कन्नन आर हैं, या जिसको हम आर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका 305, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति गठन किया? ऊपर ही मैंने बताया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। 29 अगस्त 2023 को खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में लोकार्पण किया गया। इस संदर्भ में कौन कौन से कथन आपके लिए सही हैं? तो मेजर ध्यानचंद म्यूजियम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बनाया जाएगा, हॉकी को समर्पित या देश का पहला म्यूजियम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहला ही केवल बस सही है, हॉकी को समर्पित करके पहला म्यूजियम नहीं है। नहीं सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। आगे देखते हैं, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में इसका आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच बलरामपुर गार्डन लखनऊ में किया गया। मेले की थीम थी अग्निकुंभ। क्या थी? कि अग्निकुंभ। तो केवल पहला ही सही है, इसकी थीम गलत है। अगला प्रश्न है, आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? भाई आधार के बारे में मैंने बताया था, जो अपडेट की गई थी, तो उसमें पूछा जा रहा है कि पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना जिसने आधार से जन्म पंजीकरण को इनरोल करना शुरू कर दिया? तो नागालैंड बना है। इसरो ने PSLV C-57 प्रक्षेपण यान से भारत के किस सौर मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आदित्य L1 की बात करेंगे, आदित्य L1। आगे देखिए, भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में 10 विकेट से हराकर क्रिकेट एशिया कप 2030 जीत लिया? तो पाकिस्तान को हरा के, सॉरी श्रीलंका को हराया था। श्रीलंका को हराया था। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब को किस देश ने लॉन्च किया? तो इस तरीके की जो योजना थी वो भारत ने शुरू की। केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी हाल ही में दर्जा दिया? तो NCERT को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है, तो ये भी पढ़ाया है। विश्व के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल रखा गया है। हैदराबाद में रोबोटिक्स फर्म ग्रेने रोबोटिक्स ने इंद्रजाल का अनावरण किया। दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही गई, दोनों ही बातें सही कही गई हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया? तो सांची, जो कि रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, सांची। आगे देखें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बिल्कुल सही बात है। और इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ ग्रेटनेस रखा? तो ऐसा नहीं है, इस प्रतिमा का नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी नहीं, स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, वननेस यानी एकवाद, क्योंकि ये एकवाद को मानते थे इसलिए इसके नाम पे रखा गया स्टैचू ऑफ वननेस। तो ये हो जाएगा केवल पहला स्टेटमेंट, दूसरा गलत है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? अभी शिक्षा प्रशिक्षण यानी कि टीचरों के लिए जो है कि शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवीय कार्यक्रम। कौन सा हो जाएगा? मालवीय कार्यक्रम किया गया। भारत में कृषि क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में 3 महत्वपूर्ण पहलों को शुरू किया गया था, और कौन सी इसमें एक शामिल नहीं है? तो देखिए, किसान ऋण पोर्टल भी शुरू किया गया था, डोर टू डोर KCC अभियान भी शुरू किया गया, और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम भी, लेकिन गोवर्धन कार्यक्रम नहीं, क्योंकि कृषि क्रांति की जगह अपशिष्ट से कहीं ना कहीं धन प्रदान करना या अपशिष्ट से जो है कि हम इनकम बढ़ाना, तो ये इसके लिए था। विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना को प्रारंभ किस सरकार के द्वारा किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं,
हाल ही में देश ने चंद्र मिशन मून स्नाइपर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये जो मून स्नाइपर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। ये मैंने आपको बताया है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया, जो पेटीएम बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन इसके लिए पेटीएम बैंक से ज्यादा जरूरी है आपको कंपनी पता होनी चाहिए, जो किसके द्वारा किया गया? हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा किया गया, और इसने एनपीसीआई के सहयोग से किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये जापान की एक कंपनी है हिटाची, उसी का एक ब्रांच है, ये भी मैंने बताया आपको। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार की पुलिस ने की है? तो हरियाणा ने शुरू किया सेफ सिटी परियोजना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2023 की थीम क्या थी इस बार की? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है आपका पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हमें पढ़ना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। सही है। योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारों व कारीगरों को 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा तथा 8% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में धोबी, बढ़ई, नाई, लोहार जैसे 18 तरह के कामकारों को शामिल किया जाएगा। तो अब इसमें आपको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें सभी कथन सही है, क्योंकि इसमें 18 प्रकार के जो कर्म करने वाले लोग हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाए। पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने। और ये कुछ और नहीं, 1 जनवरी को ही ये लोग पोइला बैसाख मनाते। तो 1 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया। फिर आगे देखें, केंद्र सरकार ने 13 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ये भी मैंने बताया कि 75 लाख अतिरिक्त जो है कि इसमें कनेक्शन दिए जाएंगे। अगर मैं उज्ज्वला 1.0 की बात करूंगा, जिसमें 8 करोड़ का टारगेट रखा गया था, तो उसे बलिया से शुरू किया गया था दोस्तों, यूपी के। अगर 2.0 की बात करूंगा तो इसे शुरू किया गया था आपके महोबा से। कहां से किया गया था? महोबा से किया गया था। और 3.0 यानी कि तीसरा जो शुरू किया गया उसे आपके 75 लाख जो है कि अतिरिक्त कनेक्शन के साथ शुरू किया गया। G20 का संगठन का 21वां सदस्य कौन बन गया? अफ्रीकन यूनियन बन गया। इंडोनेशिया की जकार्ता में आसियान भारत समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां दूतावास खोलने की बात की? तो यह भी बताया था मैंने, तिमोर लिस्ते के दिल्ली में, क्योंकि तिमोर लिस्ते अब आसियान का 11वां सदस्य बन गया है, इसलिए वहां पर जो है कि तिमोर लिस्ते के दिल्ली में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस स्थान पर दुर्लभ वेनेडियम की खोज की है? वेनेडियम की खोज कहां की गई? तो गुजरात के अलंग के पास खंभात की खाड़ी में शुरू की गई। चर्चा में रहा हाइकुन। हाइकुन क्या है भाई? चर्चा में रहा तो ये एक प्रकार की पनडुब्बी है। इस कंपनी ने गूगल और एप्पल ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है। तो गूगल और एप्पल के अलावा अब आपको, क्योंकि जितने भी एंड्रॉइड फोन आप देखते हो तो वहां पे गूगल प्ले स्टोर की हम बात करते हैं, और जितने आईफोन आप देखते हो तो वहां पे एप्पल स्टोर की बात होती है, ठीक है। तो अब लेकिन इंडस ऐप स्टोर जो है कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 331 का हो जाएगा फोन पे। तो फोन पे के द्वारा एक नया प्ले स्टोर खोला जा रहा है। खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद चर्चा में आया फाइव आइज अलायंस का सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें सही से ध्यान देना, दक्षिण कोरिया नहीं है। कहीं आप कनाडा मत लगा देना, क्योंकि ये तो खुद इसका सदस्य है, और यहीं से तो इसे सूचना मिली, खुफिया जानकारी, कि हरदीप सिंह निज्जर में भारतीय सरकार का जो है कि हाथ है, और वहीं से भारत और कनाडा के संबंध बहुत खराब होते चले गए। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और न्यूजीलैंड, लेकिन दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई, और इस बस को किसने विकसित किया, मतलब किस कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है? तो आप इसका सही उत्तर पाएंगे कि IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया। देश का 55वां बाघ अभ्यारण्य वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया रहा है? तो मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश का 7वां जो है कि अभ्यारण्य कहलाएगा। संयुक्त अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान भारत के किन 2 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो पहली चीज आपको ये देखना है कि संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, इट मींस कि ये क्या होगा? UAE, ये सऊदी अरब की बात नहीं हो रही है। UAE में जो 45वां सत्र आयोजित किया गया, वहां पर शांति निकेतन को 41वें के रूप में नॉमिनेट किया गया, और होयसल के जो ग्रुप थे मंदिरों के उसे 42वें। तो टोटल इस समय भारत के पास कितने जो है कि धरोहर हो गए? 42 हो गए। फिर चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुइपर। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो आप इसका सही उत्तर देखोगे, अमेजन से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, पंजाब में गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने धान की किस्म पर अगले खरीफ सीजन से प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो जो है धान की खरीफ कौन सी धान की फसल, तो पूसा 44 पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से संबंधित है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की, तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है, याद होगा आपको। और 7 अक्टूबर को जो है कि आई थिंक 7 अक्टूबर, ये मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन करंट अफेयर सीरीज आपने देखी होगी तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको नेशनल करंट अफेयर्स में कि नीलगिरी तहर दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये एक बकरी की प्रजाति है, ये अभी देखिए, इसे भी पढ़ा था हमने। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में, जो कि गाजियाबाद में स्टेशन है, में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। RRTS भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा परियोजना जिसे NCR यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा संचालित किया जाएगा। और NCRTC के द्वारा RRTS से संबंधित ट्रेनों को रैपिडेक्स नाम दिया गया है। तो अब यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बेटा सभी के सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले कहां पे किया गया, तो कलोल गांधीनगर गुजरात में। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया, ये आप देखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, इफ्को के द्वारा तैयार किया गया, इफ्को के द्वारा। अगला है, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया। तो भाई वैश्विक नेतृत्व की अगर आप बात करोगे तो सही उत्तर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ जी को। ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये भी याद होगा, उन्नाव में किया है इन्होंने। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 से सम्मानित जीना महंसा आमिनी का संबंध किस देश से, जो जीना महंसा अमीनी है ये आपकी किससे संबंधित हो जाएंगी, तो ईरान से संबंधित हो जाएंगे, महसा अमीनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU वाराणसी से संबंधित है। मिशन महिला सारथी का संबंध किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, जिसमें 51 सार्वजनिक स्थल की जो बसें हैं, सार्वजनिक परिवहन, उनको हरी झंडी दिखाई, जिसमें महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर भी देखने को मिलेंगी। तो ये महिला सारथी बनी है। आगे देखें, किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। तो ये हो जाएगा आपका चीन। फिर आगे देखते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में रखा, तो धोरडो गांव। और ये कहां पर है, कच्छ में आता है, कच्छ में, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखें, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक पेंशन, हालांकि मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे रैंक आ गई है, तो आप ध्यान रखना 45वां रैंक इसकी बनी है। अब देखते हैं, यूनेस्को ने हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 55 नए शहरों को शामिल किया है, और इसमें 2 भारतीय शहर कोझिकोड और वाराणसी को भी शामिल किया। तो मैंने बताया था कोझिकोड तो है केरल से, साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन वाराणसी नहीं है दोस्तों, बल्कि कौन सा शहर आएगा आपका, ग्वालियर आएगा, जो कि संगीत के क्षेत्र में आएगा। तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। जबकि ऑलरेडी वाराणसी हो गया, जयपुर हो गया, श्रीनगर हो गया, ये सब क्रिएटिव शहर में पहले ही शामिल हो चुके हैं। वाराणसी और जयपुर को 2015 में ही शामिल कर लिया गया था, 2021 में श्रीनगर को शामिल किया गया, लेकिन इस बार इनको शामिल किया गया। तो ये हो जाएगा आपका। और 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे भी सेलिब्रेट किया था, उसी समय इन दोनों शहरों को शामिल किया गया, कोझिकोड और ग्वालियर को। तो एक ऑप्शन सही होगा। ये सभी पढ़े हुए हमारे टॉपिक, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं हो रहे होंगे, रिवीजन हो रहा होगा और बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको इस क्लास में, क्योंकि जब पढ़े हुए टॉपिक और रिवीजन हो जाते हैं एमसीक्यू से तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर देखते हैं, किस देश ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों का हवाला देते हुए भारत में अपना राजनयिक मिशन स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। तो वो अफगानिस्तान हो जाएगा। हॉट कुक्ड मिल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, जरा इसे पढ़ लेते हैं। हालांकि इसे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रारंभ किया।
इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्षीय बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी सही है। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से की गई, ये भी सही है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रति माह 200 रुपए का आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कोई भी लाभ देने की बात नहीं कही गई है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं नीलावू कुदिचा सिम्हांगला, नीलावू कुदिचा सिम्हांगला, यह आत्मकथा किसकी है? तो अगर आप देखोगे तो एस सोमनाथ जी के, जो कि इसरो के चीफ भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली का नामकरण किसने किया? तो ये मालदीव ने किया था। किसने किया था? मालदीव ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर यह मिलान करना है, जैसे ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया, काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, ऑपरेशन वरुण ये भारत और नेपाल नहीं है बल्कि भारत और फ्रांस के मध्य होता है ऑपरेशन वरुण, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 356 को कवर करेंगे। क्या कहता है 356, जो कि अधिनियम से संबंधित था? तो बहुत आसान प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान करता है? तो 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये राज्यसभा नहीं होगा, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा। और यूनियन टेरिटरीज में जहां पे विधानसभा है, जैसे एक तो हो गया आपका दिल्ली, एक जम्मू कश्मीर और एक लक्षद्वीप, लेकिन केवल दिल्ली को कवर किया गया, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप को छोड़ दिया गया। तो ध्यान देना, कहीं प्रश्न ऐसे फंसा ना दे आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला, बिल्कुल सही बात है। इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ने भारत में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा और एशिया में 40वें स्थान पे, तो आई थिंक ये भी बात सही है, ये भी हमने पढ़ा था। तो यहां पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही बातें यहां पर सही हैं, तो पहला और दूसरा सही है। फिर देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा 2 गीगावाट क्षमता वाला एक साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन हुआ था, कहां पे? तो यूएई में। क्यों? क्योंकि यूएई में ही तो कॉप 28 को शुरू किया गया था, और वहीं पे मैंने बताया था कि कॉप 28 में कौन कौन सी पहल शुरू की गई है, तो यह भी उसमें थी। ल्यूपेक्स मिशन की बात करेंगे, ल्यूपेक्स मिशन की, तो LUPEX मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस पर जो है कि आपको विचार करना है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यह चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन है, इसरो और नासा की संयुक्त योजना है। यह चंद्रमा के अंधेरे वाले क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए 90 डिग्री तक जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि केवल दूसरा स्टेटमेंट ही बस सही है कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, बल्कि और इससे संबंधित कुछ भी नहीं है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2023 के वर्ल्ड ऑफ द ईयर वर्ड घोषित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका अर्थ होता है। जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रिज, रिज का मतलब होता है अपने जो विपरीत लिंगी पार्टनर होते हैं उनको जो है कि रिझाना या उनको आकर्षित करना, ये रिज का शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनकोर, यह भी पढ़ा हमने कि इलेक्शन कमीशन का था। इनकोर ऐप किससे संबंधित है? तो भाई ये हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लंदन में आयोजित 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी के प्रसिद्ध वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये हो जाएगा विहान तल्या विकास को। तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दक्षिणी लाल सागर से अपहरण कर लिया गया? तो भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, गैलेक्सी रीडर, इन्होंने तो सीधे सीधे ही निपटा दिया हम लोगों को। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन चुकी हैं? तो ये हो जाएगा शीतल महाजन, और ये कारनामा भारतीय ही कर सकता है। अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल राष्ट्रीय खेल मैंने पढ़ाया भी था आपको, और अगला जो है कि आपका उत्तराखंड में होगा। तो देखते हैं, 26 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभारंभ किया। आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा, ये तो सही था। शुभंकर था मोगा, ये भी सही था। महाराष्ट्र के तैराक वीर धवल को राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ट्रॉफी प्राप्त हुई थी। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 1, 2, 3 तो सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि महाराष्ट्र के नहीं थे तैराक, बल्कि वो कर्नाटक के थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 366 की बात करते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, गोल्डन बैट, प्लेयर ऑफ द मैच, यानी अब यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें गोल्डन बैट किसको दिया गया था, ये भी मैंने बताया था, विराट कोहली को। सबसे अधिक रन बनाए थे इन्होंने, लगभग 700 प्लस। प्लेयर ऑफ द मैच और गोल्डन बॉल दी गई थी हमारे मोहम्मद शमी को, क्योंकि इन्होंने 24 विकेट लिए थे पूरी सीरीज में। टूर्नामेंट में सर्वाधिक निजी स्कोर किसका किया गया था? अब यहाँ पे 2 पॉइंट बच गए, एक तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच,
फाइनल मैच कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इसलिए ग्लेन मैक्सवेल हो जाएंगे और साथ ही साथ जो ट्रेविस है हेड हो जाएगा। तो अब जरा इसको देख लेते हैं, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा भाई? 366 का हो जाएगा ए ऑप्शन। इट मींस कि ये हो जाएगा आपका बी सी डी ए। तो जरा मिलान करते हैं। देखिए गोल्डन बैट की बात करेंगे तो विराट कोहली ले लीजिए, गोल्डन बॉल की बात करेंगे तो मोहम्मद शमी ले लीजिए आप, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि सेकंड नंबर आपको मिलेगा, ये प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल वाला मिलेगा ट्रेविस हेड को, और टूर्नामेंट में सर्वाधिक निजी स्कोर किया था ग्लेन मैक्सवेल ने। इसको जरा फिर से करेक्ट करिएगा, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। अब यहाँ पे समझते हैं जरा एक एक बार करके। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी गोल्डन बैट आपको दिया गया है विराट कोहली जी को, और गोल्डन बॉल दी गई है आपको मोहम्मद शमी के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि प्लेयर ऑफ द मैच ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था ट्रेविस हेड को दिया गया था। और अगर हम बात करेंगे टूर्नामेंट में सर्वाधिक निजी स्कोर, तो ये ग्लेन मैक्सवेल। बताया तो सही है, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन किस राज्य से सम्मिलित है? जो कि पहला पूर्वोत्तर राज्य का स्टेशन बनेगा असम। असम जो है कि पहला राज्य बनता है नॉर्थ ईस्ट में जहां पे इसे ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया, और ये प्रमाणन दिया था FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रुबेला से बच्चों के बचाव के लिए माबेला वैक्सीन जारी की। माबेला एक खुराक वाली नेजल वैक्सीन है। कैसी है? एक खुराक वाली नेजल वैक्सीन। तो केवल पहला स्टेटमेंट ही यहां पर सही है, दूसरा नहीं है। भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे आपके पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसे भी देख सकते हो आप, एंटोनियो गुतरेस भी पुर्तगाल के जो यूएनओ के सेक्रेटरी हैं, तो आप इसे भी मान सकते हो कि ये एंटोनियो नाम से। 19 नवंबर 2023 को वर्ष 2022 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो जरा जल्दी से बता दीजिए उसका उत्तर, क्योंकि ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ए और बी यहाँ पे सही बता रहा है। इट मींस कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को ही ये पुरस्कार दिया गया था 2022 के लिए। अगला प्रश्न है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिस पलायोसिस ये किस देश की है? हालांकि ये अपने देश की पहली महिला होंगी, निकारागुआ की, जो इस अभियान तक पहुंची। प्रोजेक्ट कुसा के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट कुसा के बारे में। तो प्रोजेक्ट कुसा भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे DRDO लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल तैयार कर रहा है, और यह एक 3 स्तरीय प्रणाली होगी जिसकी सबसे कम रेंज 150 किलोमीटर, फिर 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक होगी। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। केंद्र सरकार ने किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो अरिंदम बागची, अरिंदम बागची। जैसे इससे पहले रुबिका करके रुचिरा कंबोज थी, लेकिन अब जो है कि नए आ गए हैं। अगला प्रश्न है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वही मालाबार से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो क्या बात करेंगे हम लोग कि इसका आयोजन 11 से 21 अगस्त 2023 के मध्य पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था क्या? तो हम कहेंगे नहीं सर, ये तो गलत है। इस वर्ष जापान में इसमें भागीदारी नहीं की, ऐसा भी नहीं। मालाबार में 4 ही देश तो आते हैं, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS कोलकाता फ्रिगेट, INS सुमद्री और PBI समुद्री गश्ती विमान द्वारा किया गया था। तो केवल तीसरा ही सही है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की आदम कद प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? किस स्टेडियम में किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया, जो कि कहां पर है वानखेड़े स्टेडियम? मुंबई में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इराक ट्रैकोमा से मुक्त होने वाला 50वां देश बन गया। इराक जो है ट्रैकोमा बीमारी से, और ट्रैकोमा वैश्विक स्तर पर एक अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। तो दोनों ही बातें सही है, तो इराक भी यहां से अब फ्री हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है भाई? टाइम आउट जो होता है वो एंजेलो मैथ्यूज है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पे था। भारत गत वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी 40वें नंबर पे था। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो हम कहेंगे कि पहला और दूसरा सही है, जबकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी नहीं करता है। और कौन जारी करता है? तो मैंने करंट में पढ़ा है, तो आप वहां से बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो वो हो जाएगा आपका फिलीपींस।
चर्चा में रहा प्रचंड। प्रचंड क्या है भाई? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हल्का लड़ाकू एक हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। फिर आगे देखते हैं पुस्तकें और लेखक। क्या है? पुस्तकें और लेखक। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और लेखक दिए हुए हैं, तो जरा हम इनको मिलान करने के लिए हम शुरू करेंगे। तो अगर आप देखोगे स्मोक एंड एसेस, तो ये तो अमिताभ घोष की पुस्तक है। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी साहब की है। वॉर एंड विमेन डॉक्टर एम ए हसन की है। और मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, तो ये एस जयशंकर प्रसाद, जो हमारे एस जयशंकर जी जो वर्तमान में विदेश मंत्री भी है, तो इनके द्वारा लिखी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत स्तंभ का लोकार्पण किया है? तो कहां पर किया है? लखनऊ में किया है। एआई यानी आर्टिफिशियल सुरक्षा पर आधारित पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, जिसको हम लोग बेलेचले करके एक समझौता पढ़ा था हम लोगों ने, बेलेचले समझौता, जिन्होंने क्लास की होगी उन्हें पता होगा। आगे देखते हैं, नवंबर 2023 को हीरालाल समारिया ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। बिल्कुल, ये पहले एसटी होंगे यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इन्हें पद की शपथ दिलाई थी। अब यहां पर बात फंस जाएगी आपको, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त की पद की शपथ राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं, तो एक और दो दोनों ही सही है। बस आज हम लोग 400 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, 400 तक, तो आपके जो बचेंगे 250 प्रश्न वो आपकी 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे अगले। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस की साब पहली विदेश कंपनी बन गई जिसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई किया था। यह भी सही है। साब कंपनी भारत में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट बनाएगी। वर्तमान में भारत रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से केवल 74 एफडीआई की अनुमति देता है। लेकिन यहां पर क्या यह बात सही है? तो गलत है, क्योंकि अगर 74 की अनुमति देता तो ये 100% कैसे प्राप्त कर लेती है एफडीआई? इसका मतलब ये थोड़े है कि रक्षा मंत्रालय ने इसको विशेष प्रिविलेज दिया हो, तो ऐसा नहीं है। 74 की जगह 100% है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां भारत में एफडी 100% इन्वेस्ट करने से कतराती हैं, बचती हैं, लेकिन ये पहली ऐसी कंपनी थी, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा केवल पहला। आगे देखते हैं 386 को, कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य कौन बना है अभी हाल ही में? तो चिली बन चुका है, और इसका जो मुख्यालय होता है वो गुरुग्राम में होता है, यानी कि हेडक्वार्टर कहां पे होता है? हरियाणा में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन यानी मैदानी क्षेत्रों में जो देश में मछली पालन पहला स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल सही। और यह अवार्ड अहमदाबाद में आयोजित 21-22 नवंबर 2023 को हुए वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन के दौरान किया गया था, जो 2 दिवसीय था। बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर मैंने आपको पढ़ाया था कि गुजरात सरकार के द्वारा घोल मछली को अपनी राज्य मछली का दर्जा दिया गया। रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, बुलवा या बुलावा भी आप इसे कह सकते हो। फिर 389 प्रश्न पकड़ेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अपनी विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो 73% का अनुमान रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका 390, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सरोगेसी से बनी मां को भी मातृत्व अवकाश का हकदार सुनाया है? यानी कि जो सरोगेसी मां होती है उसे भी क्या किया गया है? एक मतलब मेडिकल लीव देने का निर्णय दिया है, और वो है राजस्थान हाई कोर्ट। अगला पॉइंट है, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये भी जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने इस रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था डिटेल से। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया, सही है। 2022 में विश्व में टीबी के सर्वाधिक मामले, बिल्कुल सही। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल 75 लाख लोगों में टीबी की बीमारी की पुष्टि की गई, यह भी बात सही है, यानी 7.5 मिलियन की बात हुई थी। 2022 में वर्ष 2021 की तुलना में टीबी से होने वाली मौतों में वृद्धि दर्ज की गई है? नहीं, कमी दर्ज की गई। यानी कि लगातार वैश्विक स्तर पे प्रयास किया जा रहा है कि टीबी की बीमारी से लोगों को मुक्ति दिलाई जाए और टीबी से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि कोविड के बाद सबसे अधिक मृत्यु संक्रामक रोग के मामले में टीबी से हुई है, तो लेकिन अब जो है कि कमी देखने को मिली है, वृद्धि नहीं। किस राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अंत्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 393। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो यह भी मैंने बताया था, मेरा युवा भारत, यानी कि माई भारत के नाम से इसको कहा जाता है, तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन और हैं, 7 या 8, तो उसे हम करके कंप्लीट करेंगे आज की क्लास को। तो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 3। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम पे पहली बार आए हो मतलब चैनल पे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वहां पे आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहे।
और साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश के किस अभियान को मलेशिया के सभा में बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मान्यता दी गई? तो वो था एयरगन समर्पण अभियान। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चीन और संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब, यहाँ पे सऊदी अरब है, ने हाल ही में करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। करेंसी स्वैप क्या होता है? इससे तात्पर्य है कि दोनों देश अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकेंगे। तो ये दोनों ही बातें सही, यानी चीन और सऊदी अरब ने करेंसी स्वैप किया है। कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप कर रखा है। हाल ही में किस देश के अंगोर वाट मंदिर ने इटली के पोम्पई को पछाड़कर दुनिया के 8वें अजूबे की उपलब्धि हासिल की है? तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि कंबोडिया का यह अंगोर वाट मंदिर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाता है और इसको सूर्यवर्मन के द्वारा बनवाया गया था 5वीं सदी में। अगला पॉइंट है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पुनीत राजकुमार ये साउथ के एक्टर थे जो कि जिम करते समय हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इसका शुभारंभ कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया और इस योजना का संबंध मधुमेह रोगियों यानी कि डायबिटीज के पेशेंट से संबंधित है। तो केवल दूसरा ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा क्योंकि यहाँ असत्य पूछा जा रहा है, पहला तो सही है। भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां पर स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी ओ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बैलन डी ओ पुरस्कार से तो लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया, यानी कि फीफा फुटबॉल विश्व कप के दौरान दिया जाता है। नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच किस देश के निवासी हैं? तो आप इसको बताएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। ये आयरलैंड के निवासी है। और हमारा यहाँ पे लास्ट प्रश्न होगा आज की इस क्लास का 401, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्ट इन को आरटीआई के दायरे में से छूट दे दी है। इस प्रकार अब सर्ट इन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईबी, रॉ, नाटो जैसे 26 अन्य खुफिया सुरक्षा संगठनों की सूची में शामिल हो गया, जिसे आरटीआई के तहत छूट प्रदान कर दी गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो चुके हैं। और अब हम लोग अगले प्रश्न को अगली क्लास में करेंगे, जो कि आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। अगर आपको लगता है करने का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ आज शाम को आपको 9 बजे मिल जाएगी। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।